Subscribe now and press the bell icon. सेवा जवाहर आप सभी को आज पुनः आप सभी के समक्ष उपस्थित होकर बहुत अच्छी जानकारियाँ शेयर करने के लिए और आप सभी के समक्ष साझा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। आप सभी को एक बार पुनः सेवा जवाहर। उम्मीद करते हैं कि आप इस ठंडी में भी बहुत अच्छे होंगे। अभी तो शुरुआत है, परंतु हमें इस ठंडी में आनंद लेते हुए अपने कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करना है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, वर्तमान समय में आज हमारे जो भारत देश के जो राष्ट्र निर्माता हैं, हम या ये कहें कि जो हमारे भारत देश के जो स्टूडेंट हैं वर्तमान में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बहुत अधिक मेहनत कर रहे हैं, और जिसमें हमारे मध्य प्रदेश में भी वर्तमान में जो पुलिस भर्ती निकली है और पुलिस एवं इसके साथ साथ जो जेल फेरी, इसके लिए जो भर्ती निकली इसके लिए लोग तैयारी कर रहे हैं। अभी आने वाले समय में इसका एग्ज़ाम होना है, और साथ में ही हमारे भारत देश के विभिन्न क्षेत्रों में जाने के लिए, जैसे अपन बात करते हैं मेडिकल एवं जो इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चाहे वो प्रशासनिक क्षेत्र हो, इसमें जाने के लिए बच्चे लोग लगातार विभिन्न कोचिंग संस्थानों से ऑफलाइन ऑनलाइन के माध्यम से वर्तमान में पढ़ाई कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे जो भारत देश के जो बच्चे हैं, जैसा कि हमने देखा और हर बार मैं बताते रहता हूँ कि एक जो भी वो लोग टारगेट बनाएं, एक लक्ष्य लेकर बढ़िया एक अपनी प्लानिंग तैयार करें। प्लानिंग में जैसे क्या होता है कि मैंने वर्तमान में बहुत सारे स्टूडेंट से मुलाकात करते रहता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि बिना प्लानिंग के हम कोई भी कार्य को करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा ना करें। आज दुनिया में कोई भी क्षेत्र में सक्सेस होने के लिए प्लानिंग का होना बहुत ज़रूरी है। और प्लानिंग में अगर अपन बात करते हैं, देखो सीधा सा फंडा ये है कि हम प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। हमने एक लक्ष्य बनाया, हमने मतलब मैंने एक लक्ष्य बनाया, ऐसा अपन इसको माने। अब इसके बाद यदि हम बात करें, अगर एक हमने लक्ष्य बनाया है तो उसको पाने के लिए हमारे पास उस एग्ज़ाम में कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं, इनका सबसे पहले सिलेबस इकट्ठा करें, हमारे पास संग्रहित करें, और सिलेबस के हिसाब से हमें पढ़ाई करने की आवश्यकता है। इसके बाद हमने देखा कि फिर उसके बाद होता है कि सिलेबस तो ठीक है, उसके बाद अच्छी बुकों का चयन करना बहुत ज़रूरी है। जैसे वर्तमान में हमने देखा है कि जो स्पेशली एनसीईआरटी जो बेस्ड जो बुक्स होती हैं, एनसीईआरटी पर आधारित जो बुक्स होती हैं, उन्हीं से रिलेटेड मतलब उन्हीं से क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा हो, चाहे राज्य स्तर की प्रतियोगी परीक्षा हो, उसमें एनसीईआरटी से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की जो तैयारी कर रहे हैं, जैसे हम बात करते हैं प्रशासनिक क्षेत्र में जाने के लिए, जैसे कोई अगर बात करें कि कोई पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको बढ़िया 6वीं से लेके जो 12th तक के जो बुकें होती हैं, चाहे वो हिंदी, इंग्लिश, जियोग्राफी, भूगोल, सामाजिक विज्ञान, ये सब चीज़ें हैं, जितनी भी जो बुक्स हैं 12th तक, उनको एक बार पढ़ने की आवश्यकता है। और
जैसे अपन बात करते हैं मेडिकल एग्ज़ाम, जैसे अपन बात करते हैं नीट की, तो नीट में तो ऐसा है कि एनसीईआरटी के बाहर क्वेश्चन आते ही नहीं। मतलब जिस स्टूडेंट ने यदि मतलब नीट की तैयारी कर रहे हैं, अगर उन्होंने एनसीईआरटी पढ़ाई किया होगा, एनसीईआरटी का मतलब जो टेक्स्ट बुक होती हैं, टेक्स्ट बुक मतलब जो एनसीईआरटी की जो छोटी छोटी मतलब आती है ना, सीबीएसई बोर्ड द्वारा जो पढ़ाया जाता है उसमें, तो वो बुक्स यदि आप पढ़ाई करते हो तो आपका बहुत अच्छा स्कोरिंग हो सकता है। सबसे पहले अपना एक टारगेट डिसाइड होना चाहिए, उसके लिए हमें प्लानिंग करनी चाहिए। उसके बाद हमें अच्छे बुकों का चयन करना चाहिए, सिलेबस हमारे पास होना चाहिए, और हमें 24 घंटे अपडेट रहने की आवश्यकता है। स्पेशली जो प्रशासनिक क्षेत्रों में जाने के लिए जितने भी जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती है, वो स्टूडेंट से निवेदन करते हैं एवं उन्हें जानकारी देते हैं कि आप लोगों को 24 घंटे अपडेट रहने की आवश्यकता है। यदि हम 24 घंटे अपडेट रहते हैं तो हमें पता चलेगा, देखिए जो स्पेशली जो प्रशासनिक सेवाओं में जाने के लिए जो तैयारी करते हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे वो डिफेंस का क्षेत्र हो, चाहे प्रशासनिक क्षेत्र हो, इसमें अपडेट रहने के लिए देखिए सबसे पहले तो आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की आवश्यकता है। हमने बहुत सारे जनरल नॉलेज की बुक्स पढ़ ली है, लेकिन होता क्या है, जो करंट अफेयर्स रहता है वो करंट का ही आता है, करंट मतलब तुरंत वाला। तो इसके लिए आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की आवश्यकता है, और छोटे छोटे जो है ना, बढ़िया एक नोटबुक में बढ़िया नोट्स बना लें, क्योंकि ये आपके लगभग 20 से 25 क्वेश्चन पर डे एक्स्ट्रा तैयार होंगे। बाकी आपका जो रहेगा सिलेबस वो अलग है, लेकिन प्रतिदिन जब आप तैयारी करोगे तो आपको मतलब क्या है कि जो ये 20 से 30 क्वेश्चन अगर पर डे तैयार होते हैं, चाहे वो हिस्ट्री की बात हो, चाहे मैथ्स की बात हो, चाहे इंग्लिश की बात हो, इंग्लिश बहुत सारे इंग्लिश के पेपर में देखना है, जैसे आते हैं बहुत सारे कंपटीशन में जो इंग्लिश आता है उससे रिलेटेड बहुत सारे जो मैगजीन्स वगैरह आते हैं उसमें क्वेश्चन दिए रहते हैं, तो उनको भी बढ़िया आप पढ़ते रहें। देखिए हमने प्लानिंग, अगर हमने एक बड़ा टारगेट बनाया है तो हमें ऐसे ही नहीं मिलने वाला, हमें पहले सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। अभी वर्तमान समय में क्या होता है कि हमारे भारत देश में अब त्योहारों की बौछार होने वाली है। जो सबसे बड़ा त्यौहार जो दीपावली बोलते हैं, जो हमारे ग्रामीण अंचल के जो बच्चे हैं वो तो 1-1.5 महीने तक दिवाली में व्यस्त रहते हैं, फिर उठ के आते हैं, फिर तैयारी में लगते हैं। तो मेरा उन सभी बच्चों से निवेदन है कि ऐसी लापरवाही बिल्कुल ना बरतें, क्योंकि आपको कंपटीशन लगभग मध्य प्रदेश में, अभी मैं मध्य प्रदेश के स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ कि आपका जो कंपटीशन है, यदि आप राज्य लेवल के कोई एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं, तो मध्य प्रदेश में लगभग 52 से 53 जिले हो चुके हैं। तो इतने सारे जिलों के बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो आपका कंपटीशन मध्य प्रदेश के संपूर्ण जिले जो है, मध्य प्रदेश के जितने जो स्टूडेंट हैं इनसे हैं, ना कि आपका जो जिला है। तो इसीलिए आप अपडेट रहें, क्योंकि अपडेट नहीं रहोगे, अगर अपना समय को ऐसे ही वेस्ट करोगे तो आने वाला जो समय होगा आपके लिए बहुत ही गंभीर या घातक साबित हो सकता है। हमने क्या देखा कि जो ग्रामीण अंचल के जो बच्चे हैं वो अभी त्योहारों में व्यस्त रहने के लिए लगभग चले गए होंगे या व्यस्त हो गए होंगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट से मेरा निवेदन है कि आप शारीरिक रूप से हम मेहनत तो करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, पुलिस ग्राउंड में जाते हैं या स्टेडियम में जाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन क्या हम मानसिक रूप से मेहनत कर रहे हैं? हम 2 से 3 घंटे तक अगर पुलिस ग्राउंड में मेहनत कर लेंगे, फिजिकल वर्क कर लेंगे, तो ये बताइए कि हम अगर कोई शिक्षण संस्थान में जाएंगे तो क्या वहाँ पढ़ाई करेंगे कि नींद लेंगे? तो इसीलिए
जो किसान का बच्चा होता है वो कभी फिजिकल वर्क में मार नहीं खाता है, फेल नहीं होता है। तो उन्हें किस क्षेत्र में मेहनत करने की आवश्यकता है? वो मानसिक रूप से मेहनत करें, मानसिक रूप से परिपक्व हो। मानसिक रूप से परिपक्व होने के लिए उसे पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता है। अगर पढ़ाई करेंगे तो निश्चित तौर से वो मानसिक रूप से परिपक्व होंगे। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि हमें सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ, एक अच्छे विचार के साथ हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। हमने ये देखा है कि देखिए, कोई टीचर यदि कोई स्टूडेंट को मोटिवेट करता है, या वो सोशल मीडिया के विभिन्न जो माध्यम होते हैं उसमें यदि मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं या मोटिवेशनल स्पीच सुनते हैं या कोई मोटिवेशनल बातें पढ़ते हैं, स्टोरी पढ़ते हैं, तो उनके अंदर बहुत एनर्जी आता है। लेकिन जैसे वहाँ से वो बाहर हुए तो बैक टू नॉर्मल लाइफ। जैसे उस कहानी को हमने सुना या पढ़ा या देखा, वीडियो को देखा या कुछ भी माध्यम हो, हमने मोटिवेशनल चीज़ों को देखा या पढ़ा तो हम एनर्जेटिक हो जाते हैं। लेकिन मेरा आप सभी स्टूडेंट से निवेदन है कि आप 24 घंटे एनर्जेटिक कैसे रहें, इस पर आपको विचार करने की आवश्यकता है। तो इसके लिए क्या है, देखिए अभी वर्तमान में हमने देखा, अभी छोटा सा एग्जांपल मैं बता रहा हूँ हमारे बैतूल जिले का। क्या होता है, हमने बहुत सारे स्टूडेंट को पढ़ाया। अभी जैसे 12th पास होके आए जो बच्चे, 12th में सब बच्चे 85 प्लस, लेकिन जब उन्होंने पहली बार नीट का एग्ज़ाम दिया, मेडिकल की बात कर रहा हूँ, मेडिकल बेच, जो बच्चे इस साल हमारे कोचिंग संस्थान से जो 12th जो फ्रेशर पास हुए, इस साल 12वीं पास हुए हैं, वो लोग नीट का फॉर्म भरा था होगा, एग्ज़ाम देने गए, रिजल्ट आने के बाद उन्होंने देखा कि ऐसे नंबर है 100, 150, 200 नंबर, और बोर्ड एग्ज़ाम में 85 प्लस 80 प्लस परसेंटेज। तो क्या है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि कंपटीशन एग्ज़ाम अलग है, बोर्ड एग्ज़ाम अलग है। कंपटीशन जो एग्ज़ाम होता है ये पूरा निचोड़ होता है, ये सारांश होता है। और बोर्ड एग्ज़ाम ऐसा होता है कि उसमें लिखना पड़ता है पूरा का पूरा। अगर आपको याद है और आपने जैसे का तैसा लिख दिया तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, अच्छे नंबर मिलेंगे। लेकिन कंपटीशन में ऐसा है कि अगर सही है तो नंबर मिलेगा, परफेक्ट सही है तो, अगर गलत है तो जो सही है वो भी जाएंगे। नीट में ऐसा है, माइनस मार्किंग वाला है। तो मैंने स्टूडेंट को देखा कि यार, जिस तेज गति से हमारे भारत देश के जो स्टूडेंट हैं, परसेंटेज बोर्ड में बहुत अच्छा बनाते, लेकिन कंपटीशन में उनका जो रिजल्ट है लगातार गिरते जा रहा है। इसके पीछे क्या कारण है, आज हम बात करते हैं। जो प्रमुख मुद्दा है एजुकेशन सिस्टम। ये पूरे भारत देश का जो एजुकेशन सिस्टम है ना, ये इतना लंगड़ा होते जा रहा है। वो तो लंगड़ा हो ही रहा है, स्टूडेंट को परमानेंटली लंगड़ा कर रहा है, वो हैंडीकैप्ड बना रहा है। अभी कुछ दिन पहले देखा होगा मध्य प्रदेश में भी 5वीं और 8वीं को मतलब बोर्ड एग्ज़ाम को हटा दिया था। अभी 1 आध साल हुआ होगा, वो पिछले साल बोर्ड जैसा हुआ है, पर उसमें भी 2 चांस दे दिया था कि एक बार में पास नहीं होगा तो फिर से उनके लिए एग्ज़ाम होगा ताकि वो पास हो सके। तो बात तो वही है, मतलब जिनको नहीं समझता उनके लिए बोर्ड है, लेकिन जिनको समझता उनके लिए बोर्ड थोड़ी ना है। ये तो धकाने वाला काम है। तो जब स्टूडेंट ऐसे धक धक के आएंगे, बिना जेक के आएंगे,
तो वो कंपटीशन में तो रुकेंगे ही ना। तो हमारे भारत देश का जो एजुकेशन सिस्टम है, ये जब तक सही नहीं होगा तब तक हमारे जो बच्चे हैं इनमें सोचने समझने की क्षमता विकसित नहीं हो पाएगी। आज अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे अच्छे डिग्रियां लेके रखे हैं, लेकिन क्या है, उनके अंदर अच्छी सोच नहीं है, एक आत्मविश्वास नहीं दिख रही है। नहीं तो मैं भी पढ़ाई किया हूँ, मैंने भी अभी जैसे हम लोग जब पढ़ते थे उस समय बोर्ड एग्जाम होता था, तो क्या है कि जो पढ़ेगा वो पास होगा, लेकिन उसके कुछ दिन बाद तो बिल्कुल नॉन स्टॉप, मतलब पालक भी अपने जो स्कूलों के जो शिक्षक होते हैं उनको चैलेंज कर सकता था। क्या बोल सकता था कि तुमने मेरे बेटे को फेल कैसे किया, अगर फेल किया तो क्यों किया, जबकि नियम में ये लिखा है कि फेल करना ही नहीं है 8वीं तक। तो टीचर भी क्या करेगा, शासन का निर्देश है, वो तो कर्मचारी है, उनको पालन करना पड़ेगा। तो इसलिए क्या है, धकाने का काम चालू हुआ, और धकाने का काम चालू होने से क्या हुआ, वो चलो भाई 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं पास हो गए, लेकिन अब इधर आईआईटी में थोड़ी ना कोई धकेगा, नीट में कोई ना कोई धकेगा, पुलिस विभाग में जो कंपटीशन एग्ज़ाम इसमें थोड़ी ना धकेगा, जो यूपीएससी एग्ज़ाम होता है पीएससी इसमें थोड़ी ना धकेगा। फिर इसमें मार खाते हैं। फिर इसमें क्या होता है, जो हाई लेवल की जो संस्थानें हैं, जो कोचिंग संस्थानें होती हैं, आज भारत देश में अगर कोचिंग संस्थानें नहीं होती ना, देखिए ये कोचिंग संस्थान क्यों बने हैं, क्योंकि सरकारी एजुकेशन सिस्टम बहुत ख़राब होते जा रहा है। इसलिए बच्चे लोगों की एक मानसिकता बन गई है कि सब चीज़ें कोचिंग में ही पढ़ लेंगे, इसलिए टीचर लोग भी नहीं पढ़ाना चाहते हैं, उनको भी मालूम है कि सब लोग कोचिंग जाते हैं। तो इसलिए क्या है, ये जब 12वीं पास होते हैं ये बच्चे, तो इनके ये जहाँ पे भी कोई भी शिक्षण संस्थान में जब पढ़ने जाते हैं, तो इनको पढ़ाने वाले जो शिक्षक होते हैं, इन पसीना छूट जाता है कि वो शिक्षक भी सोचने लगते हैं यार कि इन बच्चों का परसेंटेज 12th में 80 प्लस है, 70 प्लस है, 60 प्लस है, लेकिन इनको कुछ भी नहीं आता। तब विडंबना होती है। फिर अब देखिए, अभी जैसे हमारा मेडिटेक संस्थान की मैं बात करूं, आज जो बैतूल ज़िले में हम लोगों ने जो मेडिकल के क्षेत्र में एक जो मुहिम चलाया, जो क्रांति हम लोगों ने पैदा किया है, हमारे लिए ये महत्वपूर्ण। अगर एक बच्चा भी निकलता है, 2 बच्चे भी निकलते हैं, या एक से ज़्यादा भी बच्चे अगर कोई भी एग्ज़ाम में अगर निकलते हैं, तो हमारे लिए खुशी की बात इसलिए होती है क्योंकि हमने उस बच्चे को चयनित कराया जिसके भेजे में कुछ नहीं था। और इंदौर, भोपाल, कोटा, दिल्ली में वो बच्चे जाते हैं जो पहले से अपने आप को सुपीरियर समझते हैं कि बैतूल जैसे संस्थान में हमारे जैसे शिक्षक, हम पढ़ाने लायक शिक्षक नहीं होंगे, तो जो अच्छे अच्छे पढ़ने वाले बच्चे रहते हैं वो लोग सब बाहर चले जाते हैं। फिर यहाँ ऐसे बच्चे आते हैं जिनकी खोपड़ी में कुछ रहता ही नहीं है। फिर इन लोगों को हम बेसिक से पढ़ाते हैं, जीरो से पढ़ाते हैं, और फिर इनको जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनमें हम चयनित कराते हैं। तो कितनी बड़ी बात है। आज हम मध्य प्रदेश के विभिन्न उत्कृष्ट विद्यालयों की बात करते हैं। आज उत्कृष्ट विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे हैं, लगभग सभी 60 प्लस रहते हैं। सही, सबके 60 प्लस, 80 प्लस, 90 प्लस परसेंटेज रहता है। और जो ब्लॉक लेवल में या तहसील लेवल में या जो ग्रामीण अंचलों में अगर कोई हायर सेकेंडरी स्कूल होता है या कोई भी स्कूल होता है, तो वो टीचर अगर मेहनत करके उस बच्चे को अगर वो 60% से ऊपर दिलाता है, 70 से ऊपर दिलाता है, या 80 से ऊपर, तो वो बहुत बड़ी बात होती है। उनके लिए एक चुनौती है कि उस बंजर बीज में उन्होंने जान भरा।
लेकिन उत्कृष्ट स्कूल में कौन आते हैं? जो ऑलरेडी चाय छन्नी से छन के आते हैं, जो क्रीम बच्चे रहते हैं, जो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे रहते हैं, तो उनका परसेंटेज तो ऑटोमेटिक बन ही जाता है, अच्छा अच्छा परसेंटेज रहता है। तो मेरा निवेदन है कि देखिए, अभी अभी पालकों से मेरा निवेदन है, मैं बहुत बातें पालकों को बोल भी चुका हूँ, लेकिन क्या होता है, हर अच्छी बातें लोगों को समझ में नहीं आती है। गलत बातें लोगों को जल्दी समझ में आती हैं, क्योंकि व्यक्ति को अगर हमने तारीफ किया तो उसकी वो याद नहीं रखेगा उसको, लेकिन अगर हमने किसी को गलत बोल दिया ना तो बराबर वो उस चीज़ को याद रखेगा कि आपने मुझे गलत बोला था, ये बात गलत है, मेरे को अच्छा नहीं लगा। लेकिन अपन जब उसकी तारीफ करते हैं, अच्छी बातों की तारीफ करते हैं, सराहना करते हैं, तो वो उन बातों पर ध्यान नहीं देता। इसलिए भारत देश में अच्छे लोगों की कदर नहीं है, बुरे लोगों की बराबर लोग कदर करते हैं कि वो यार वो ऐसा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैंने कुछ दिन पहले हमारे संस्थान में पालक मीटिंग में कहा था कि आपके जो बच्चे हैं, अभी आप लोग बहुत महंगे महंगे स्कूलों में पढ़ा लेते हो, लेकिन 12वीं के बाद पालक लोग ध्यान ही नहीं देते हैं कि बच्चे को कराना क्या है। मतलब पहली से लेके बढ़िया ट्यूशन भेजेंगे उनको, अच्छे अच्छे बड़े महंगे महंगे स्कूलों में भेजेंगे, लेकिन 12वीं के बाद कॉलेज कराएंगे बस। जेज हमारा बैतूल जिले में फेमस कॉलेज है, सरकारी कॉलेज जेज कॉलेज, फिर और भी प्राइवेट कॉलेज हैं, वहाँ पे एडमिशन करा देंगे। बच्चे ने बायोलॉजी क्यों लिया, मैथ्स क्यों लिया, आर्ट क्यों लिया, कॉमर्स क्यों लिया, या ऐसे बहुत सारे जो सब्जेक्ट होते हैं, इनके पीछे उनका उद्देश्य होता है। लेकिन पालकों की अनदेखी के कारण जो स्टूडेंट होता है वो मजबूर हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा ध्यान अपने को 12वीं के बाद ध्यान देना चाहिए बच्चों पर, और बच्चों पर 12वीं के बाद खर्च करना चाहिए, क्योंकि वो होता है कैरियर का चुनाव। ये तो स्कूल तक काम हो जाता है, ठीक है, लेकिन 12वीं के बाद होता है कैरियर का चुनाव। मैं कई पालकों को बोलता हूँ, आप ऊपर से प्राइवेट स्कूल में भी बच्चों को पढ़ा रहे, ट्यूशन भी भेज रहे हैं, तो क्या मतलब है प्राइवेट स्कूल पढ़ाने का? बढ़िया सरकारी स्कूल में पढ़ाओ और बच्चों को ट्यूशन भेजो कहीं पर, तो आपका एक तरफ का पैसा बचेगा। तो आप 12वीं के बाद अगर कोई बच्चा आईआईटी की तैयारी करना चाहता है या मेडिकल की तैयारी करना चाहता है, इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, चाहे सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहता है या सीए की तैयारी करना चाहता है, तो इन क्षेत्रों में उनको कोचिंग कराइए, क्योंकि ये होता है कैरियर का चुनाव। ये इंदौर जितने जो मेट्रो सिटीज़ में जो पेरेंट्स लोग रहते हैं ना, वो यही तो काम करते हैं। एक डमी क्लासेस जिसको बोलते हैं, यहाँ पे वो चलेगा नहीं, क्योंकि डमी का मतलब यहाँ पे समझ में आएगा नहीं। डमी क्लासेस का मतलब क्या होता है कि बच्चों को यदि अपने को इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भेजना है, मेडिकल के क्षेत्र में भेजना है या सिविल सर्विसेज के क्षेत्र में भेजना है, तो आजकल क्या होता है कि कई मेट्रो सिटीज़ में 9वीं से ही तैयारी करवाते हैं, तो वो बच्चा टोटल कोचिंग संस्थान में पढ़ता है और एग्ज़ाम देने सिर्फ स्कूल में जाता है, तो उसका पूरा समय बचता है। तो बच्चा 9वीं से ही तैयारी कर रहा है ना, तो वो अच्छा स्कोरिंग करेगा, भविष्य में बहुत ही अच्छा स्कोरिंग करेगा और जल्दी सफलता अर्जित करेगा। ये कहाँ हो रहा है? बड़े बड़े दूसरे जो मेट्रो सिटीज़ हैं, दिल्ली हो गया, कोटा हो गया, इंदौर हो गया, भोपाल हो गया, नागपुर हो गया, सब जगह चल रही है। देखिए, पालकों को जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। यदि आप अपने बच्चों को अपनी दौलत समझते हैं, तो उस बच्चे को पहले उस बच्चे के लिए एक सही प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कीजिए, क्योंकि वही बच्चा आपको
अगर आपने उसको अच्छा संस्कार दिया है, अच्छी परवरिश किया है, अच्छा सामाजिक ज्ञान दिया है, तो निश्चित तौर से वो बच्चा आपके बुढ़ापे का सहारा बनेगा। हम जितने जागरूक पालक बनेंगे, उतना ज़्यादा हमारे बच्चे जागरूक होंगे और संवेदनशील बनेंगे अपने कैरियर के लिए। मेरा प्रयास हमेशा ये रहता है कि देखिए, इतने सारे लोग मुझे सोशल मीडिया में देखते हैं, फॉलो करते हैं, पर हम भी अपने आसपास के बच्चों के लिए एक सारथी बने, उनको मार्गदर्शन दे ताकि वो आगे अपने भविष्य का निर्माण कर सके, बेहतर भविष्य का निर्माण कर सके और अपने पैरों पर खड़े होके अपने परिवार और अपने समाज का विकास कर सके। परंतु हमें उन सभी युवाओं को अभी मार्गदर्शन देने की आवश्यकता है। और युवा पीढ़ी से भी मेरा निवेदन है कि आप सभी लोग बेहतरीन एक लक्ष्य का निर्धारण करें और पूरे जुनून के साथ, आप कोई भी काम करें, जुनून के साथ काम करें। नॉलेज भी है आपके पास, समय भी है, पैसा भी है, अगर जुनून नहीं है तो फिर कोई मतलब वाली बात नहीं है। कोई भी कार्य को यदि हम दिल से और एक जुनून के साथ करेंगे, डेडिकेशन के साथ करेंगे, तब हमको सफलता मिलती है। मैं कोई भी कार्य को, मैं व्यक्तिगत रूप से शुरुआत करता हूँ, मैं कोई भी कार्य करता हूँ तो जुनून के साथ करता हूँ। बच्चों को पढ़ाता हूँ, बच्चों को मोटिवेट करता हूँ, चाहे मैं हॉस्पिटल में इलाज करता हूँ तो पूरी शिद्दत से, पूरी ईमानदारी से इलाज करता हूँ। सामाजिक क्षेत्र में अगर मार्गदर्शन देता हूँ तो पूरे जुनून के साथ देता हूँ। तो दुनिया में कोई भी व्यक्ति हो, नॉलेज के साथ साथ डेडिकेशन होना चाहिए। और अगर आपको कोई चीज़ पसंद है, अगर आपको अपने लक्ष्य से प्यार है, तो लक्ष्य को पाने के लिए आपके अंदर त्याग होना चाहिए। डेडिकेशन, हार्ड वर्क होने से कुछ नहीं होता, साथ में हमारे लक्ष्य को पाने के लिए, हमें आगे बढ़ने के लिए कौन कौन से ऐसे कारक रोक रहे हैं, उनसे दूर हटने की आवश्यकता है, उनको त्यागने की आवश्यकता है। अगर हमारे लक्ष्य में किसी प्रकार की बाधाएं आती है तो हम यदि हर शत्रु को हम पत्थर मारेंगे, हर शत्रु से लड़ाई करेंगे तो हमारा समय वेस्ट होगा। इसलिए चुपचाप अपने लक्ष्य को पाने के लिए पूरी ईमानदारी के साथ, निष्ठा से, धैर्य के साथ, जुनून के साथ अगर आप मेहनत करोगे तो आपका जो लक्ष्य है आपको आसानी से मिल जाएगा। परंतु आज की जो युवा पीढ़ी है, लगभग 50% युवा पीढ़ी लक्ष्य विहीन है। तो उनका लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता तो मुझे नज़र नहीं आ रहा है। यदि किसी का लक्ष्य, गोल डिसाइड ही नहीं है तो पहली बात, वो गोल को अचीव करेगा कैसे? सबसे बड़ा सवाल ये है। इसीलिए प्रत्येक युवा, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं या प्रयास कर रहे हैं, तो उन्हें सबसे पहले एक खूबसूरत लक्ष्य बनाने की आवश्यकता है। लक्ष्य हमारा खूबसूरत होगा तो डेडिकेशन कुछ ज़्यादा होगा, और लक्ष्य खूबसूरत होगा
तो उसे हासिल करने के लिए हम पूरी ईमानदारी से प्रयास करेंगे। पूरी दुनिया की हर बुरी चीज़ को त्याग कर उसे पाने के लिए कोशिश करेंगे। तो इसलिए प्रत्येक युवा से मेरा निवेदन है और पालकों से निवेदन है कि अपने बच्चों को एजुकेशन के लिए प्रमोट कीजिए, शिक्षा हेतु बढ़ावा दीजिए। निश्चित तौर से ये जो बच्चे हैं कल का भविष्य है और ये भारत देश के विकास में सहयोगी बनेंगे। बस हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं इन्हें आज मार्गदर्शन की आवश्यकता है, इन्हें सहयोग की आवश्यकता है। चाहे वो सहयोग किसी भी प्रकार का सहयोग हो, चाहे आर्थिक हो, मानसिक हो या सामाजिक हो, सभी प्रकार का सहयोग इनको अभी वर्तमान में चाहिए। तो हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि इन्हें हम मार्गदर्शन दें, हर प्रकार का सहयोग प्रदान करें, ताकि ये लोग सफल होकर परिवार, समाज, क्षेत्र, जिला और प्रदेश और देश का विकास कर सकेंगे। तो एक बार पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय सेवा।